तो आज हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में मानचित्रण करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से। और आप सभी को बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैप के लिए सबसे पहले एटलस होना चाहिए। एटलस अपना ओपन कर लीजिए। ये अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश है। अमेरिका महादेश भी दो भागों में है, उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है। और इसमें बहुत ज़्यादा उत्तरी अमेरिका महादेश में देश नहीं है। एक तो देखिए ये है आपका कनाडा, ठीक है, उत्तर में कनाडा है। कनाडा के ही बगल में देखिए यहाँ पे अलास्का है, एक रीजन। ये आप देख रहे हैं अलास्का है ना। आज आप विश्व के सबसे शक्तिशाली देश को पढ़ने जा रहे हैं, सुपर पावर। और ये सुपर पावर अभी भी है, आर्थिक सुपर पावर है, ये इकोनॉमिक सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी के तौर पे सुपर पावर। क्यों अमेरिका को हम सुपर पावर कहते हैं? सुपर पावर के कारण है कई सारे। तो आज इसके कई सारे एस्पेक्ट समझने का प्रयास करेंगे और जितना ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते होंगे वो सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक अलास्का रीजन है। पहले ये कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। पहले साइबेरिया से ही जुड़ा हुआ था, उधर साइबेरिया पड़ता है। यहाँ पे देखिए बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर है, ऊपर चुक्की सागर है, यहाँ पे बेरिंग सागर है और यहीं पे बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि जो है अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, ठीक है। तो ये अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है। ये आपका कनाडा है, क्या है ये? कनाडा। ऊपर देखिए यहाँ पे कनाडा से ही आपका आर्कटिक वृत्त होके जाता है, आर्कटिक सर्किल। इसके बारे में नहीं पढ़ना, कनाडा हम कभी फिर पढ़ेंगे। अभी कहाँ हुआ है? मैंने कनाडा भी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा मैं। आज पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए ये है 49 डिग्री, 49 पैरेलल बोलते हैं इसको, 49 डिग्री। दरअसल एक अक्षांश रेखा है 49 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपका कनाडा को और यूनाइटेड स्टेट को अलग करती है। तो सबसे पहले एक बार इसकी भूमि सीमा साझा करने वाले देश देख लेते हैं। उत्तर में आपका कनाडा हो गया, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय थल सीमा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में ही है। और यहाँ पे देखिए ये महान झील क्षेत्र है, ग्रेट लेक एरिया है। यहाँ पे कई सारी 5 बड़ी लेक हैं। सुपीरियर झील है, मिशिगन लेक है, ह्यूरन है और ओंटारियो है, इरी है, ठीक है। ये झीलें हैं यहाँ पे, महान झील क्षेत्र है। इनके बारे में अलग से किसी एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। टोटल थल सीमा ये कितनी है, मतलब कनाडा के साथ 8,891 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी थल सीमा कभी पूछे तो कनाडा और अमेरिका की ही है, ठीक है। दक्षिण में स्थित है मेक्सिको, यह है आपका मेक्सिको। सबसे यहाँ पे देखिए एक नदी बहती है, रियो ग्रांडे नदी। एक रियो ग्रांडे यहाँ बहती है, यहाँ पे कोलोराडो बहती है। 2 नदियाँ हैं, 2 नदियाँ बॉर्डर्स बनाती है, बाकी थल सीमा है इसकी। रियो ग्रांडे भी अमेरिका और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो दक्षिणी सीमा ये है। इसके अलावा अमेरिका और कहाँ कहाँ है? यहाँ पे भी अमेरिका है, अलास्का में भी अमेरिका है। रूस से खरीद लिया था इसने, ठीक है। रूस के साथ सीमा साझा करता है बेरिंग जल संधि से, यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण से इसने ले लिया। यहाँ पे देखिए चुक्की सागर है, ये है चुक्की सागर, यहाँ पे है बेरिंग सागर नीचे, बीच में बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है, बेरिंग सागर को चुक्की सागर से मुलाकात कराती है, ठीक है। अब अमेरिका के बारे में 2-3 बातें पहले जानेंगे। यहाँ पे भी लोकतंत्र है, विश्व का सबसे परिपक्व लोकतंत्र है ये। संघीय संवैधानिक गणराज्य बोलते हैं इसको, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। राष्ट्रपति प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली वाला लोकतंत्र है। टोटल 50 राज्य और 1 यूटी है यहाँ पे। 50 राज्यों में एक और आपका पड़ता है हवाई। हवाई यहाँ पे है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है बीचों बीच हवाई। हवाई आता है आपका पॉलिनेशिया में, पॉलिनेशिया द्वीप है ना। हवाई आपका जो है पॉलिनेशिया में आता है।
एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये है ना, देखिए ये द्वीप है प्रशांत महासागर में। ये आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में बहुत सारे द्वीप हैं, न्यू गिनी, फिजी, सोलोमन, सेंटा क्रूज, इन सबको बोलते हैं मेलानेशिया। ये जितने द्वीप हैं इनको मेलानेशिया बोलते हैं, ठीक है। मेलानेशिया के ऊपर छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, किरीबाती, इनको बोलते हैं माइक्रोनेशिया। अब यहाँ पे तीन देश देखिए, तीन द्वीप देखिएगा। यहाँ पे हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में, सेंटर पॉइंट में अवस्थित है प्रशांत महासागर में। यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर देखिएगा ईस्टर आइलैंड है, यह है ईस्टर आइलैंड। ये एक ट्रायंगुलर स्थिति है, न्यूजीलैंड को ईस्टर आइलैंड से मिला दीजिए, और ईस्टर आइलैंड को हवाई से मिला दीजिए, और हवाई को मिला दीजिए न्यूजीलैंड से, एक ट्रायंगल बनता है। इसके अंदर जितने भी द्वीप हैं इनको पोलिनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें बहुत सारे, है ना, टोंगा, कुक आइलैंड, शमोआ। न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया का हिस्सा है, और हवाई द्वीप ये अमेरिका का राज्य है, यूएसए के अंतर्गत ही आता है आपका ये। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो। हवाई भी आपका इनका एक, तो टोटल 50 राज्य हैं, और एक आपका यहाँ पे संघीय जिला है। कौन सा जिला है संघीय जिला, कोई बताएगा? वाशिंगटन डीसी। अभी वाशिंगटन डीसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसकी राजधानी है। किसी राज्य में नहीं आता वाशिंगटन डीसी, ये है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे देखिए फ्लोरिडा है, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है, उसी के पास ही आपका फ्लोरिडा ये है फ्लोरिडा, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ये वाशिंगटन डीसी आपका, ये राजधानी है। यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। 2 सदन है, सीनेट इसका अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा इसका लोअर सदन है। द्विदलीय व्यवस्था हमेशा बनी रही यहाँ पे 2 ही दल रहे, तीसरा दल कभी बन नहीं पाया। प्रयास बहुत हुए, जैसे यहाँ पे 2 पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल बोलते हैं उसको, और एक रिपब्लिकन पार्टी है जिसे कंजर्वेटिव बोलते हैं। अभी एलन मस्क ने भी एक पार्टी बनाई थी, अमेरिका पार्टी, वो भी चल नहीं पाएगी। एलन मस्क है वैसे, पता नहीं उसका क्या करे वो, लेकिन फिर भी ओवरऑल 2 ही पार्टी। जैसे ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है, इससे पहले बराक ओबामा थे, वो डेमोक्रेटिक से चुन के आते थे। तो आमतौर पे 2 ही पार्टियां हावी रहती हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा बड़ा देश है आपका, क्षेत्रफल के आधार पे। यदि हम देखें, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे एक सागर है जिसको सरोगैसो सागर कहते हैं। सरोगैसो सागर कोई सागर नहीं है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है ना। जब आप महासागरीय जलधारा पढ़ेंगे, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बहती है, गर्म महासागरीय जलधारा है। तो बीच का जितना भी वाटर बॉडी, यहाँ विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, उस घास को ही सरोगैसो घास है, उसी पे ही सरोगैसो सागर कहा जाता है उसको। ठीक है, अटलांटिक महासागर का ही एक हिस्सा है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे शांत महासागर कौन सा है? प्रशांत। जो जिसका आकार बड़ा होता है वो शांत होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? अधजल गगरी जिसका तो प्रशांत, प्रशांत नाम ही ऐसे ही पड़ा है, शांत है जो। पर्वत और नदियां बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले रीजन पे। ये एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे और पर्वत श्रेणी है, एक अपलेशियन पर्वत श्रेणी, यहाँ पे अपलेशियन पर्वत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है। पुरानी है, जैसे हमारे यहाँ पे अरावली है ना, अरावली बुढ़ी हो गई, वैसे अपलेशियन भी बुढ़ी हो गई है। नया हमारा हिमालय है, वैसे रॉकी भी हिमालय भी। ठीक है, यहाँ पे टेक्टोनिक गतिविधियाँ हैं, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ हैं, वो चीज़ें मैं डिटेल से आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तब समझते हैं। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और इधर प्रशांत महासागरीय प्लेट है, दोनों टकराती हैं, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज आ जाती है। ठीक है,
नदियां यहाँ की 2-3 बड़ी फेमस नदियां हैं। एक मिसिसिपी मिसौरी नदी है, यहाँ पे देखिए ना, ये आपकी जो है एक नदी है, और एक नदी ये है आपकी, ये नदियां हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। यहाँ पे ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजा पक्षी के आकार के, पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। जनरली डेल्टा तो ट्रायंगुलर होता है, लेकिन ये पंजाकार डेल्टा बनाती है। ये सबसे लंबी नदी है यहाँ की, रॉकी पर्वत श्रेणी है ऐसे मिसिसिपी मिसौरी, आप मैप में देखोगे वहां पे आपको मिल जाएगी इस रीजन में। और भी नदियां, जैसे कोलोराडो नदी है, यहाँ पे कोलोराडो नदी है, ठीक है, कई सारी नदियां हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पे अलास्का में पड़ती है, आर्कटिक क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ आबादी बहुत कम रहती है, बहुत ज्यादा आबादी यहाँ पे नहीं है, आर्कटिक जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे मरुस्थल भी पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। यहाँ पे सोनेरॉन मरुस्थल पाया जाता है, कैलिफोर्निया रीजन है ना आपका, ये कैलिफोर्निया स्टेट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा भी यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पर पाया जाता है सोनेरॉन मरुस्थल। नेवादा मरुस्थल भी कैलिफोर्निया में पाया जाता है, नेवादा मरुस्थल और सोनेरॉन मरुस्थल, दो मरुस्थल भी है यहाँ पे अमेरिका में। अब देखिए एक यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सुपर पावर कैसे है ये। देखिए सुपर पावर बनने का इतिहास बहुत लंबा है अमेरिका का। पहले सुपर पावर नहीं था, पहले सुपर पावर ब्रिटेन हुआ करता था, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दोनों विश्व युद्ध यूरोप की धरती पे लड़े गए, जमीन किसी और की थी वो, और यूरोप की धरती पर जब लड़े गए तो यूरोप के देश तबाह होने चालू हो गए, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे जर्मनी हो, सब तबाह हो गए, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई, लेकिन एक भूमि सुरक्षित बची रही, अमेरिका की भूमि। और इसके कारण से यहाँ उद्योग, यहाँ के जो उद्योग थे, जब वहां विश्व युद्ध चल रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, तो वहां की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, औद्योगिक प्रक्रियाएं रुक गई। उसके परिणाम स्वरूप उस अवधि में इसने क्या किया, वेपन बनाने चालू किए। आज आप देखेंगे दुनिया को अस्त्र शस्त्र निर्यात करने वाले देशों में यही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहां वेपन बनाती हैं, हथियार बनाती हैं। इन्होंने कहा युद्ध हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हम बनाएंगे हथियार, लड़ो तुम लोग बढ़िया से। आज इजराइल लड़ रहा है ईरान से, कौन दे रहा है उसे? यूक्रेन लड़ रहा है, कौन दे रहा है उसे? जो लड़ता है उसको हथियार देने वाला देश। तो इन्होंने हथियार बनाए। पहले तो यहाँ वेपन इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, और ये कहानी चालू हुई प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व। उसी दौरान आइजनहावर प्रथम परमाणु बम बनाए, यही बना, इसी धरती में परमाणु बम बनाया गया। आइजनहावर पहला व्यक्ति है जिसने वो परमाणु बम बनाया। आइजनहावर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी नहीं देखी? आइजनहावर देखो, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला उस मूवी को बाद में, कैसे परमाणु बम बनाया गया, किन परिस्थितियों में बना। जब जर्मनी में हिटलर का आतंक चल रहा था, जापान हावी हो रहा था, उसी दौरान फिर परमाणु बम बना, फिर परमाणु परीक्षण भी किया गया, इसी धरती में बना। तो यहाँ का सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो वेपन इंडस्ट्री है। फिर इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बना तो लिए हैं, प्रयोग कहाँ करेंगे? बोले जापान में कर दो। जापान में प्रयोग कर दिया इन्होंने। तो परमाणु शक्ति है ये, सैन्य श्रेष्ठता एस्टेब्लिशमेंट इसी कारण हुई इनकी। फिर कोल्ड वार हुआ। देखो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इसने अपना लड़े, ये भी बाद में गए थोड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी धरती का उपयोग बनाया युद्ध में। मैं आपको थोड़ा जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ सुपर पावर कैसे है। आज इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें बहुत बड़ा जो है रोल है वेपन इंडस्ट्री का। दूसरा कोल्ड वार, शीत युद्ध जब चला, एक प्रतिस्पर्धा चली अंतरिक्ष की तरफ और दुनिया भर के जो है अस्त्र शस्त्र और बनाए जाने लगे, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में जीत ये गया, यूएसएसआर हार गया। 1991 तक में दो पावर थी, दो धुरी थी, एक यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका। तो 1991 में ये देश जो है जीत गया। क्यों? सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 देशों का एक संघ होता था। इसके बाद मैं यूएसएसआर ही आपको पढ़ाऊंगा, अमेरिका आज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर मैं यूएसएसआर आपको बताऊंगा कौन कौन से देश थे, कैसे वो बना, वो सारी चीजें, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी सीखोगे। ये कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ये आज भी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर चीजें प्राइवेट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन है, बैंकिंग से लेकर स्कूल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेसेस फेयर के सिद्धांत पर आधारित है। आप सभी जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद 1944 में ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ।
उसी दौरान पे दो संस्थाएं बनी, एक वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। और जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बने, उन्होंने एडॉप्ट कर लिया इनकी मुद्रा को, जिसका नाम है अमेरिकी डॉलर। आज अमेरिकी डॉलर विश्व की सबसे स्थायी और सबसे सुरक्षित मुद्रा मानी जाती है। जितना भी व्यापार चल रहा है सब डॉलर में चल रहा है। तो इन्होंने अपनी मुद्रा को बहुत मजबूत बना दिया। ग्लोबल रिजर्व के तौर पे, ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे इनकी मुद्रा यूज होने लग गई। आज आप देखिए ना, जितने भी देश हैं फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर उनके पास क्या रखा है। आज भारत के प्रधानमंत्री को आके क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई आप लोग सोना मत खरीदिए, पेट्रोल का कम यूज करिए, ये करिए। क्यों? क्योंकि डॉलर, जो भी खरीदना है सब में डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड पूरा डॉलर पे होता है। तो एक तो इनके पास पहले तो आया इनके पास पावरफुल वेपन इंडस्ट्री, दूसरा इनकी मुद्रा, इकोनॉमी में इनके मुद्रा का वर्चस्व। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनके माध्यम से वैश्विक आरक्षित मुद्रा के तौर पे इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया। पूरी दुनिया में व्यापार नियंत्रण किसके पास? आज ये क्यों सब पे सैंक्शन बैन क्यों लगा रहा है? क्योंकि इसको पता है डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर पे ट्रेड ही नहीं हो सकता है। डॉलर बंद, बैन हो गया वो देश। समझ रहे मेरी बात को? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इकोनॉमिक पावर, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बहुत बड़े उद्योगपति हैं यहाँ पे, एक एक उद्योग। अभी आपने पता पहला ट्रिलियनियर यहीं से बना, एलन मस्क। आज सबसे फिर इन्होंने क्या किया? साइंस टेक को पकड़ा। ओवरऑल साइंस टेक शुरू से था। अमेरिकी डॉलर, जितना भी तेल खरीदा जाता है ना सब अमेरिकी डॉलर पे खरीदा जाता है। आप भारत के रुपये लेके जाएंगे कोई नहीं देगा आपको, उसको पहले कन्वर्ट कराइए। इनफैक्ट आप देखिए इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया की मुद्रा भारत की मुद्रा से बहुत कमजोर है। एक बार देखो आप, 1 रुपया इक्वल टू कितना इंडोनेशियाई करेंसी है अभी प्रेजेंट में? लगभग 200 के आसपास होगा। मतलब 1 रुपया लेके जाएंगे तो 200 इंडोनेशियाई करेंसी होना चाहिए। यानी आप तो बहुत अमीर हैं यदि आप इंडोनेशिया चले जाए। लेकिन वहाँ पे क्या होगा? डॉलर से ही सारा काम होगा, फिर आप गरीब हो जाएंगे 2 मिनट में। डॉलर की स्थिति मजबूत है। कैसे निकाल रही है? कैसे निकाला आपने? इंडोनेशिया करेंसी यही है? मुझे लगता है कि शायद थोड़ा गड़बड़ है कुछ आप लोगों का मामला। ऐसा करोगे एआई के ज़माने में? 185 रुपये के आसपास है। हाँ 185 रुपये। लेकिन वहाँ पे आप जाओगे तो थोड़ा सस्ता तो पड़ता है। लोग जाते हैं ना बाली, जितने भी आपको बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनी है वो बताएंगे कि इंडोनेशिया का टिकट मिला है घूमने का, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन वहाँ पे भी सब अमेरिकी डॉलर से काम होता है। फॉरेन में आप जाइए कई जगहों पे, अब तो यूपीआई वगैरह धीरे धीरे सरकार कर रही है प्रयास। दूसरा डी डॉलराइजेशन का भी प्रयास चल रहा है। ब्रिक्स भी अपनी एक मुद्रा की बात कर रहा है। करेंसी स्वैपिंग की बात हो रही है कि भैया हम आपस में, अभी ईरान ने क्या बोला, मैं युआन में दूंगा, जिसको भी तेल लेना है युआन लेके आओ। चाइना अपनी मुद्रा प्रमोट कर रहा है। अलग बात है वो, कभी इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो जनरली आपको बता रहा हूँ, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंपनी है सब इन्हीं की है। आपके मोबाइल का एंड्रॉयड जो चल रहा है, आपके मोबाइल का जो iOS चल रहा है, एप्पल इनके पास है, गूगल इनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट इनके पास है। आपके लैपटॉप और मोबाइल इनके कब्जे में है। अमेजॉन इनके पास है, मेटा इनके पास है। जितना सोशल मीडिया सब इनका है, अमेरिका का है। ठीक है। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट एक जगह है, न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय बाजारों में से एक है और पूरे वर्ल्ड के वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है नैस्डॉक। वॉल स्ट्रीट एक जगह है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है। मैं जनरली बता रहा हूं सुपर पावर कैसे, और इसको जल्दी बीट कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर बनाई क्या? पैसे को, अर्थव्यवस्था को अपनी पावर बनाई। और अर्थव्यवस्था जब पावर बनती है ना कहीं पर भी, टेक्नोलॉजी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनती है। आज एआई आप देख रहे हैं जितना भी यूज कर रहे हैं सब अमेरिका का है, कंप्लीट एआई अमेरिका की है। दूसरा कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर भी इनके पास। हॉलीवुड, अब देखिए हॉलीवुड की फिल्में हर जगह आ चुकी हैं। अमेरिका का सिनेमा पूरे वर्ल्ड में
जो मनोरंजन उद्योग है, मनोरंजन इंडस्ट्री है, सबसे खतरनाक है। मार्वल का नाम सुना है आप लोगों ने? आयरन मैन, जितनी सीरीज आप देख, सब अमेरिका की है, बड़ी बड़ी सीरीज, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अभी बॉलीवुड इतना प्रभावशाली नहीं, बॉलीवुड भारत में नहीं चलता। अब तो हम टॉलीवुड में शिफ्ट हो गए, तमिल फिल्में देखने लग गए। बॉलीवुड वाले को धीरे धीरे बाइकआउट भी बीच बीच में हो जाते हैं वो, उनके कर्मों के कारण, क्योंकि घूम फिर के उनके 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उसी के बाद वो जा नहीं पाते हैं। उस लेवल का भी इफेक्ट्स वगैरह भी अभी वो थोड़ा सा अडॉप्ट किया साउथ वालों ने। वैश्विक ब्रांड जितने भी हैं, देखिए आप, मैकडोनल्ड देखा होगा, अमेरिका है। कोको कोला आपने देखा है, डेली हर आदमी पी रहा। स्टारबक्स के बारे में आपने सुना होगा, पूरी चीन स्टारबक्स जानते हैं, कॉफ़ी, लोग वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह के लिए जाते हैं। नाइकी, जितने भी खान पान और पहनावे की कंपनियां हैं, सब अमेरिकी कंपनियां बड़ी बड़ी। अभी चाइना ने काम किया है, देखो, पॉप कल्चर, अमेरिका का संगीत, हिप हॉप, उन्होंने अपने पूरा हर जगह पे, सॉफ्ट कल्चर की बात कर रहा हूं, हार्ड डिप्लोमेसी तो है ही है उनके पास। एजुकेशन में वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में ज्यादातर अमेरिका की है। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलंबिया, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एजुकेशन के जितने भी शीर्ष संस्थान है सब उन्हीं के हैं। भारत को भी पढ़ना, हमारे यहाँ IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, फिर यदि पढ़ना है तो फिर विदेश जाइए, हार्वर्ड पढ़िए। उन्होंने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया, उन्होंने सॉफ्ट कल्चर को अपना हथियार बनाया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। आज ऐसे नहीं है, इतनी जल्दी बीट नहीं कर सकता कोई भी। दूसरा, 50 देश बहुत सारे हैं इनके पास, 50 देश हैं। क्या कोई अमेरिका की आधिकारिक भाषा है? अमेरिका कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। अंग्रेजी यहां सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जैसे हमारे देश में हिंदी सबसे ज्यादा हमारी बोली जाती है, लेकिन कोई राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ पे। अमेरिका का झंडा आप देखिएगा, उसमें 50 सितारे हैं अमेरिका के झंडे में। मैं यहाँ पे झंडा तो नहीं लेके आया हूँ, मैं क्यों ही लाऊं। 50 सितारे हैं, 50 राज्यों को दिखाते हैं। 13 धुरियां हैं वहाँ पे, 13 धारियां बनाई गई हैं ऐसे करके। अमेरिका का झंडा एग्जैक्टली कहिए तो फिर मैं दिखाऊं भी। 50 सितारे हैं और धारियां हैं वहाँ पे, 13 धारियां। 13 धारियां क्या है? जब अमेरिका बना था, जब 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई, तो वहाँ पे 13 ब्रिटिश कॉलोनियां थी, और उस ब्रिटिश कॉलोनियों ने अपने आप को एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट किया था। बाद में धीरे धीरे बढ़ते चले गए ये। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में एक मूर्ति है बड़ी सी। ये मूर्ति जो है अमेरिका को गिफ्ट दी थी, किसने? फ्रांस ने। ये विश्व के अजूबे में आती है आपकी, फ्रांस के द्वारा उपहार में दी गई स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की पहचान के तौर पे। आज हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमने यहीं से अडॉप्ट किए हैं, और अमेरिका में एब्सोल्यूट राइट लोगों को मिले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, बहुत सारे राज्य तो आके मिले हैं, जैसे अलास्का खरीद लिया 1867 में, रूस से खरीदा था। एक लुसियाना क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र खरीद लिया, फ्रांस से खरीद लिया उसने। दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल, आज हम ऑयल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल गैस और कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका के पास ही है। अभी अपना उसने चुपचाप रख रखा है, उत्पादन करता है, अपने लिए उपयोग भी करता है, लेकिन सेल गैस बहुत है इनके पास, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। अब मैंने यहाँ पे एक बात बताई, वाशिंगटन DC, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये चूंकि राजधानी शहर है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। यह अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका के किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है, एक UT है, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे यहाँ दिल्ली राजधानी UT के अंतर्गत आती है। यहाँ पर कोई भी ऊंची इमारत नहीं बन सकती। अमेरिका में आप देखते होंगे न्यूयॉर्क वगैरह में बहुत हाई राइजिंग बड़ी बड़ी वर्ल्ड ट्रेड टावर टाइप में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऊंची इमारत नहीं बनती है, कोई भी व्यावसायिक इमारत ऊंची नहीं बन सकती। कारण क्या है? जो यहाँ की संसद है, कांग्रेस है, और यहाँ पे जो वाशिंगटन स्मारक है, उनसे ऊंचा कुछ नहीं बना सकते, वो साफ साफ दिखाई देने चाहिए। ऐसे कुछ चीजें इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। हर राज्य से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सीनेट में। टोटल 50 राज्य हैं, कितने हो गए? 100 सीनेट रिप्रेजेंटेटिव हैं हर राज्य से, चाहे छोटा है बड़ा हो चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक मजे की बात बताऊं आपको, जो इनका संसद भवन है जिसका नाम है कांग्रेस, उसके नीचे ट्रेन चलती है, सिक्योरिटी के लिए बना रखा है इन्होंने। निजी है, प्राइवेट है, केवल संसद सदस्यों के लिए है। यदि एक इमारत से दूसरी इमारत, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नीचे नीचे केवल संसद पार्लियामेंट है, वो सिक्योरिटी पर्पज, क्योंकि अब इतना दुनिया भर से पंगा ले रखा है, कभी कोई चीज कोई भी दिक्कत आती है। बहुत बहुत सिक्योर्ड स्टेट है, बहुत सिक्योर्ड है। यहाँ के नागरिकों को राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तब वोट डालने का अधिकार तो उनको दिया गया है, लेकिन जब अमेरिकी संसद यानी वहाँ के कांग्रेस के चुनाव होते हैं तो लोगों के पास कोई वोटिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। कभी मैं इस पे अलग से डिटेल में बात करूंगा वोटिंग सिस्टम को लेकर के। दूसरा, दो तीन बातें और हैं। अलास्का के बारे में बात करते हैं। यदि अलास्का को हटा दे, हमें सबसे बड़ा राज्य अलास्का ही है, देखो ओवरऑल अलास्का को, ये सबसे बड़ा राज्य अमेरिका का अभी वर्तमान में। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अलास्का। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हवाई, छोटा सा है, हवाई द्वीप इसका सबसे छोटा राज्य है। कैलिफोर्निया, यहां की सिलिकॉन वैली बोलते हैं कैलिफोर्निया को। ये आप देख पा रहे हैं, अलग से पूरा अवस्थित है, इधर समंदर है, इधर समंदर है। सिलिकॉन वैली, जितना भी अमेरिका का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, सब यहां से चलता है, इस जगह से चलता है। और ये दुनिया का इतना पैसा वाला स्टेट अकेले है, बहुत पैसा है इसके पास, ये समझ लीजिए। यदि अमेरिका से अलग कर दी जाए तो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, भारत से भी ज्यादा पूरी जीडीपी बड़ी है इसकी। जितनी भारत की जीडीपी है, यूके की जीडीपी है, उसके बराबर एक स्टेट की जीडीपी है इनके, कैलिफोर्निया की अकेले। इतना पावरफुल स्टेट है ये। ठीक है, इसके अलावा दो तीन बातें और यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका ने काम किया है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, आईपीआर में काम किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, पेटेंट और रिसर्च में दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध हुए हैं, अमेरिकी विश्वविद्यालय, जितने भी शोध होते हैं ना, जैसे रिसर्च पेपर किसी ने लिखा तो वो निकलते कहाँ से? अमेरिका से निकलते हैं, एमआईटी से निकलते हैं, स्टैनफोर्ड से निकलते हैं, वहां से निकलते हैं, वहां से उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। अमेरिका दुनिया भर में जितने भी टॉप बच्चे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग क्यों अमेरिका चले जाते हैं, जितने भर के दुनिया भर के टॉप बच्चे, उनको स्कॉलरशिप देता है, फ्री में पढ़ाई देता है और एक वीज़ा भी देता है। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनको एक वीज़ा दिया जाता है, H1B वीज़ा। एक और चीज़ होता है ग्रीन कार्ड, सबका सपना होता है। H1B वीज़ा पे अभी रोक वाला मैटर आपने सुना होगा। H1B वीज़ा, जैसे कोई बच्चा गया, जैसे आप हैं, आप पढ़ के यहाँ से गए अमेरिका में, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिल गई MIT वगैरह में आपको, अब आपको क्या करेगा, एक वीज़ा अलॉट कर देगा, H1B वीज़ा, और एक ग्रीन कार्ड आपका बना देगा ताकि आप वहीं रुक जाए। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन नीति, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम अपने यहाँ तो बड़ी प्रतिभाएं बनाएंगे ही, लेकिन दुनिया भर की बड़ी प्रतिभाओं को अपने यहाँ पे आकर्षित करेंगे, तो इन्होंने ब्रेन ड्रेन कर दिया। भारत के लोग भारत में काम क्यों नहीं करते? एक तो पैसा नहीं इतना, और है तो यहाँ काम किया नहीं दिया जाता है। जो कंप्यूटर चिप्स बनती है ना, उनको हम बोलते हैं, वो सिलिकॉन से बनती हैं। सेमीकंडक्टर का नाम आपने सुना होगा, इस समय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बात करती है। सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है उसमें, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र में 1970 में जब कंप्यूटर बनना चालू हुआ, तो इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाली चिपों का पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अब तो ये ताइवान वगैरह से इंपोर्ट भी करते हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम सिलिकॉन वैली के नाम से पड़ा। इसको सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? बंगलुरु को, IT हब है, वो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं
कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ी कंपनी शुरू करने के लिए भाई हाईटेक बिल्डिंग है सब कुछ, यहाँ गैराज से कंपनी चालू हो जाती है। एप्पल का नाम आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स गैराज से काम करना चालू किया। गूगल में लैरी पेज का नाम आपने सुना होगा, सरगेई ब्रिन और लैरी पेज, ये दो नाम है, इन्होंने भी मतलब बहुत छोटी सोच से स्टार्ट हुई कंपनियां हैं। जेफ बेजोस का नाम सुना होगा अमेजॉन के, अमेरिका मतलब अपने अमेजॉन की शुरुआत पता है कैसे हुई थी, किताब बेचने से। जेफ बेजोस ने अपने घर में स्थित जो उनका गैराज था वहीं से किताबें बेचनी चालू की और किताब से आज वो वर्ल्ड लीडर बन गया इस पूरे फील्ड का। तो वैश्विक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आज के टाइम पे जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट, आप ये समझिए यदि ये दोनों अपनी सर्विसेज देना बंद कर दें, पूरा इकोसिस्टम, पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम कंट्रोल करते हैं। कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस फ़ोन का, एप्पल के फ़ोन का, आप ये समझ लीजिए। गूगल के पास सब कुछ है, गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है ना, गूगल हम बोलते हैं, अल्फ़ाबेट है उसका पेरेंट कंपनी। मेटा का पेरेंट मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है। दुनिया की 80% डिजिटल जानकारी और सोशल मीडिया का ट्रैफिक आपका इन्हीं दोनों कंपनियों के पास है। 80% समझते हैं कितना बड़ा कंट्रोल होता है। अभी बीच में कोई भी एक सर्विस ये बंद कर दें, गूगल अपनी एक सर्विस बंद कर दे, आज हम कितना डिपेंडेंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक कंपनी एनवीडिया, यहाँ पे ओपन एआई के बारे में जानते हैं, चैट जीपीटी उसी का है। एनवीडिया भी एक कंपनी आपकी बहुत खतरनाक काम कर रही है। एक एंथ्रोपोनिक्स कंपनी, अभी उस पर बैन लगाया अमेरिका ने कि भैया तुम अपनी सर्विसेज दुनिया को मत दो। दुनिया भर के जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, या कोई वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट में क्या कमी है ये एंथ्रोपोनिक्स के द्वारा, एआई टूल्स उनके द्वारा उससे पता करते हैं। बोला ये सर्विस किसी को नहीं देना है, केवल अमेरिका वाले यूज करेंगे बस। अभी देखिएगा आने वाले समय में एआई में बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे, आपको तो केवल वो चीजें मिलेंगी जो चीजें सामान्य चीजें हैं। तो अमेरिका नो डाउट अपने आप में आज इतनी बड़ी लेवल पे पहुंचा है, इसके पीछे जो है कई सारे कारण हैं। और इनके द्वारा 1970 के दशक में सऊदी अरब से एक समझौता किया गया था कि दुनिया का कोई भी देश जब तेल खरीदेगा तो उसका भुगतान केवल डॉलर में करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर प्रणाली। सोचिए इन्होंने कितने देशों के साथ ये समझौता कर रखा है कि भैया तेल खरीदेगा तो डॉलर पे ही होगा, वो रुपये पे नहीं दे सकता है, वो चाहे जितने संधि समझौते जो करना चाहे कर ले। नाटो के बारे में आपने सुना है, 30 से ज़्यादा देश हैं नाटो में आज के टाइम पे, 30 से ज़्यादा देश। और अमेरिका डरता क्यों नहीं है, अमेरिका को पता अकेले तो लड़ना नहीं है। 32 देश हो चुके हैं नाटो में आज के टाइम पे, उसको पता अकेले तो लड़ना नहीं है। जब कोई युद्ध करेगा मेरे साथ 32 खड़े हैं, और 32 वो हैं जो सुपर पावर हैं, जिनके पास सबके पास पैसा है, इसलिए वो उतर जाता है हर जगह पे। नाटो, अमेरिका का रक्षा बजट पता है आपको कितने का, $900 बिलियन का रक्षा बजट है, उतनी हमारी जीडीपी नहीं है। इतना पैसा खर्च करता है कि कितने भी मोर्चे में लड़ाई ला, अब देखो एक तरफ लड़ता ही रहता है, कहीं ना कहीं पे लड़ ही रहा है। तो इस कारण से उसके पास पावर है। और दुनिया भर के जितने केंद्रीय बैंक है, सोचो कितना डॉलर छापता होगा, सब तो फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे असीमित डॉलर छापने की समझ लो असीमित पावर है उसके पास। कभी डॉलर का मूल्य गिरता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। तो कई सारे पावर्स के कारण से आज वो यहाँ तक पहुँचा है, और इतना आसान नहीं है उसको बीट कर पाना। लोग कह रहे हैं चाइना बीट कर देगा, ये कर देगा। चाइना भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ना चालू किया, उसने साइलेंटली पहले स्टडी किया अमेरिका को, तो उसको एक चीज़ समझ में आई चाइना को कि ये इंडिपेंडेंट है किस चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे। पहला काम उसने टेक्नोलॉजी पे किया, और आज चाइना ने अमेरिका को डिपेंडेंट बना दिया अपने ऊपर, किस चीज़ पे, मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे। चाइना ने एक ऐसा इकोसिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इन सबको इतना सस्ता कर दिया, लेबर अवेलेबल करा दी, सब कुछ कर दिया, और वहाँ पे जो उत्पाद बनते हैं सस्ते बनते हैं। तो दुनिया भर का माल बनता है चाइना में, बिकता पूरे विश्व में है। तभी ये चाइना के खिलाफ ज़्यादा 3-5 ये भी नहीं करता, इसको पता कि मेरी भी इकोनॉमी, लेकिन इससे पावरफुल कोई नहीं है। दूसरा एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे एक इकोसिस्टम है, फ्री ट्रेड है, फ्री मार्केट है, यहाँ पे व्यापार करना बहुत आसान है। हमारे देश में क्या है, व्यापार करना पहले तो टैक्स, दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन,
कोई भी व्यक्ति योग्यता के दम पे नया बिजनेस शुरू कर सकता है। सफल होने का मतलब एलन मस्क कहीं और किसी देश में पैदा होते तो शायद नहीं कर पाते, अमेरिका जैसा देश। इनका एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम समझते हैं क्या है? इनका एक थॉट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी गरीब पृष्ठभूमि से आया हो, यदि वो कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, तो अमेरिका में अमीर और सफल बन सकता है। वर्ग विहीन अवसरों की भावना लोगों को प्रेरित करते हैं अमेरिका जाने के लिए। लोग कहते हैं ना हम अमेरिका जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है अमेरिका जाएंगे तो वहां पैसा मिल जाएगा, ठीक ठाक कमा लेंगे। इसको बोलते हैं अमेरिकन ड्रीम की अवधारणा, इन्होंने बना रखी है अपने देश में। इसलिए सबका सपना एक ही है कि अमेरिका जाना है, जाए बस जाए, है ना। बाकी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं, योग्यता का सम्मान है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है योग्यता को सम्मान। बहुत योग्य व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं है। यहाँ कोई सिफारिश वगैरह नहीं करनी पड़ती, हमारे यहाँ बिना सिफारिश के तरक्की नहीं होती है। अमेरिका का वर्क कल्चर भाई भतीजा, नेपोटिज्म का कल्चर है, हमारे यहाँ नेपोटिज्म चलता है, यहाँ मेरिट बेस्ड है सब कुछ। इस कारण से ग्लोबल लीडरशिप के तौर पे अमेरिका आज बना हुआ है। आज सुंदर पिचाई कौन है? सत्या नडेला कौन है? भारतीय है, भारतीय मूल के लोग हैं। किस दम पे आज गूगल के सीईओ बने बैठे हैं? तो ये चीज पॉसिबल भारत में नहीं होती। भारत में कोई कंपनी बताई विदेशी बैठा उसके ऊपर, यहाँ तो चाचा का बेटा, भाई का बेटा। बॉलीवुड में देख लीजिए तो सब पूरा परिवार, एक ही परिवार है, वही चला रहा है ना। यहाँ एक दो पहुंच भी गए तो उन्हें फांसी लगानी पड़ती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। करप्शन बहुत कम है यहाँ पे, है करप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में काफ़ी पीछे रहता है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी एक चीज़ और, मैं देखो जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है। मात्र 33 करोड़ की आबादी है, ज़मीन बहुत कम है, 141 करोड़ की आबादी है। एक अंतर ये भी है हमारे यहाँ पे। चौड़ी सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली पानी सब कुछ, अत्याधुनिक अस्पताल हैं, उन्नत ट्रांसपोर्टेशन जीवन है, अच्छा जीवन स्तर है। कानून इतना कड़ा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस वाला, मानवाधिकारों की बहुत बात है, जैसे लाठीचार्ज यहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते, अमेरिका में नहीं होते। बहुत सुरक्षित माहौल है, क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल राइट को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अमेरिका का पहला संविधान संशोधन यही हुआ था कि नागरिकों को बोलने की, धर्म के पालन करने की, सरकार की आलोचना करने की असीमित आज़ादी है। कोई किसी भी तरीके का कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। जितना पावर हमारे यहाँ पे संसद भवन के अंदर सांसदों को दिया गया, उतना ही पावर अमेरिका में वहाँ पे आम नागरिक को दिया गया। जब कोविड लगा था ना, तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में आप हमें नहीं बताओगे कि हम घर के अंदर रहें बाहर रहें, हमारा जीवन है, हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे। तभी वहाँ 10-10, 12-12 लाख लोगों की मौतें हुई। हमारा जीवन है, हमें क्यों बंद करके रखोगे आप? हमारे यहाँ पे बाहर निकलते थे तब घुटने तोड़ देते थे, बाहर बिल्कुल कंप्लीट। तो ये अंतर है। दूसरा, डाइवर्सिटी का स्वागत है, विविधता का स्वागत है। वहां पे आप जाएंगे, एक जगह आपको चाइना टाउन मिल जाएगा, एरिया चाइना के लोग रह रहे हैं, एक जगह यहाँ पे भारत के लोग रह रहे हैं। भारत में भी है विविधता का स्वागत, ये टर्म्स हमारे यहाँ पे भी है। तो आप भारत से बाहर जब कभी अमेरिका जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारत से बाहर आ गए। तो ये सारी चीजें मिलकर के अमेरिका को एक सुपर पावर, ग्लोबल लीडर, ये सब चीजें बना देती हैं। ठीक है, तो कुछ ये जनरल बातें मैंने आपको बताई हैं। बाकी मैप के बारे में 2-3 बातें और जान लीजिए। ये देखिए, ये ग्रेट लेक एरिया है। सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर ताजे पानी की झील बोली जाती है। ये आपकी कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर में है। एक झील ये वाली आप जो देखेंगे मिशिगन, ये पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद यूरन, ये सारी झीलें एक दूसरे से नहर प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, नौका गम्य है, एक दूसरे से जा सकते हैं। फिर ह्यूरन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है। ट्रेड भी होता है बढ़िया विद्वत यहाँ से, वो अटलांटिक महासागर में ले जाती है इनको। ठीक है, तो क्रम पूछ लेता है कई बार। सबसे बड़ी ये है सुपीरियर, ऐसे क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम, पूरब से पश्चिम क्रम देख लेता है। तो पश्चिम में सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो है।
ये आपको दिख लीजिए, साइज में सुपीरियर के बाद ह्यूरन आती, फिर मिशिगन आती है, फिर आपकी ओंटारियो आती, फिर एरी आती, सबसे छोटी एरी है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, बाकी फिर एक सेशन और ले लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है भौतिक मानचित्रण में, जनरल बातें ये है अमेरिका को लेकर। ठीक है, चलिए।